नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। मेरा नाम महेश शर्मा और अपन कर रहे हो जो राजस्थान बोर्ड का फिजिक्स का पर्सन बैंक है, इसका सॉल्यूशन। अभी तो हम चैप्टर नंबर 8 तक पूरे क्वेश्चंस कर लिए, ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 के पीवाईक्यू, जो एक बड़ा चैप्टर है, फिजिक्स का 7 नंबर का चैप्टर है। रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आप करके जाइएगा। ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। आप मेरे से बोलोगे तो मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको लिख के दे दूंगा, लेकिन वो कहाँ से लिखेंगे, कहाँ से अंदाज लगाएंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर के आधार पर। आप नहीं मानते कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आता है नहीं आता, तो आप 2023 का पेपर देख लो, उसमें पहले क्वेश्चन आ रखे हैं। आप 22 का देख लो, 22 में पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रखे, ऐसे 21-20 में आप चाहो तो मैच कर सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं तो वैसे विश्वास कर लीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और तो ये रही बात की छोटे क्वेश्चन, तो छोटे क्वेश्चन के लिए हमेशा बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, आप क्या कर लीजिए, सभी चैप्टर के फॉर्मूले याद कर लीजिए, यूनिट डायमेंशन याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल के लिए भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो वहीं से रिपीट होने वाला है। जब फॉर्मूले भी छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी पूछते हैं छोटे छोटे, और यहाँ कोई सीधा परिभाषा वगैरह भी आपसे छोटी मोटी पूछ सकता है, बना सकता है। ठीक है, रही बात बड़ी क्वेश्चंस की, या जो बच्चे नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नीट जेई की तैयारी की और अब वो बोर्ड के लिए पढ़ना शुरू कर रहे हैं, या अभी जस्ट फरवरी में किया है, जनवरी में किया है, तो उनके लिए पीवाईक्यू जी रामबाण है। क्योंकि आपने तो पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, हाँ या ना। तो आप छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वैसे कर लोगे, खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स आप वैसे कर लोगे, न्यूमेरिकल्स आपकी वैसे ही शानदार प्रैक्टिस रहती है भाई। आप कोचिंग में तो न्यूमेरिकल पे, नीट वगैरह में ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे रहता है अपना, हाँ या ना। तो आपको दिक्कत आएगी बड़े क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहाँ से करें, तो उसके लिए तो आप पीवाईक्यूज कर लीजिए। आप आराम से पीवाईक्यूज करके 95 प्लस 90 प्लस आराम से पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने पूरे साल ढंग से पढ़ रखा है तो। ठीक है, पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे, तो पीवाईक्यूज चैनल पर ही अपलोड है। चैनल का नाम आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस, जो आप देख रहे हो चैनल यही है। पीडीएफ के लिए आप मेरे से परचेज कर सकते हो, पर पीडीएफ 11 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, 154 टोटल, ज्यादा कुछ ज्यादा भी नहीं आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप मेरे से ले सकते हो। और अब तो टाइम ही पीवाईक्यूज का ही है, सब कुछ पढ़ लिया, अब तो पता होना चाहिए क्या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हो, आपको पता होने चाहिए। तो अब तो जमाना जमाना मतलब तो टाइम ही पीवाईक्यूज देखना है भाई। अब सब कुछ तैयारी तो मैंने पूरे साल की है ना, तो अब तो सोल्व के कैसे क्वेश्चन आते हो आपको उसका आइडिया आपको होना चाहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस। एक मिनट, तो देखो ये तो क्या दे रखिए आपको शॉर्ट में थ्योरी, वन लाइन, ये वन लाइन थ्योरी, ये शॉर्ट नोट से इससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। जैसे वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी में संबंध r बराबर 2f, f बराबर r/2 दर्पण समीकरण, तो ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे। और ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो, छोटे क्वेश्चन आपके इन्हीं से कहीं से बन जाएंगे, न्यूमेरिकल भी इन्हीं से हो जाएंगे, तो फॉर्मूले आप याद कर लीजिए वाले सारे। और ये कुछ वन लाइन में आप थ्योरी लिखिए, जिससे आपका पूरा चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज हो सकता है, यही पर्सन बैंक का फायदा है। तो अपन आते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। ये आगे क्वेश्चन में फर्स्ट क्या बोला है, प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है, तो इस किरण में विचलन होगा। तो 30 पे आ रही है, समतल दर्पण 30 पे आ रही है, 30 डिग्री पे आएगी, तो विचलन देखो 30 पे आएगी, मान लीजिए दर्पण, मान लीजिए आपका 30 डिग्री पे अभिलंब 30 पे आपतित होगी, तो ऐसे जाएगी, तो विचलन कितना हो जाएगा, तो विचलन हो जाएगा 30, और ये भी 30 होगा, तो 60 डिग्री का, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। बात क्लियर है। आगे समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्या होती है, वक्रता जब इसकी क्या होती है, अनंत होगी, फोकस दूरी अनंत होगी, कितनी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता, आभासी कौन सा नहीं बनाता है, तो देखिए आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण तो आभासी बनाता है, उत्तल भी केवल आभासी बनाता है, अवतल आभासी वास्तविक दोनों बनाता है। ये बोला आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है, तो अवतल में भी आभासी बनता है। कब बनता है, जब अवतल दर्पण में बिंब रखा हो प्रकाश, इसमें ध्रुव और फोकस के मध्य, तो आपका प्रतिबिंब इधर बनता है, तो ये भी आभासी बनाता है। तो सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सभी बनाते हैं, सभी बनाते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण हमेशा बिंब से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये केवल और केवल उत्तल दर्पण हमेशा बिंब से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी हमेशा कैसा बनाएगा, आभासी बनाता है।
क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। इसके अलावा किरण चित्र आने चाहिए, 10th में पढ़ रखे तो। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, क्या बोला है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु से बड़ा बनाता है अवतल दर्पण। कौन बताएगा, अवतल। उत्तल दर्पण भी छोटा बनाता है और सीधा बनाता है, अवतल लेंस भी छोटा सीधा, और समतल दर्पण आभासी बनाता है। वस्तु से बड़ा, समतल दर्पण केवल वस्तु के बराबर ही बनाता है। ये वस्तु से छोटा, ये वस्तु से छोटा, तो अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा बनाता है। वस्तु से बड़ा आभासी कौन बनाता है, अवतल दर्पण। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। यहाँ आपको किरण चित्र आने चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 10th का पार्ट है ये तो अपना। फिर भी चलिए आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु व इसके प्रतिबिंब, इसके वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी। तो देखो प्रतिबिंब आपका जब बिंब रखा होता है वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र। इस टाइम दूरी न्यूनतम 0 हो गई, तो ये होगा 2f पे। 2f मतलब देखो ये f है, तो f का डबल क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। भाई देखो ये दूरी f क्या होती है, r/2 होती है, और r क्या होता है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक r होता है, तो f का डबल 2f हो जाए, तो ये 2f, और इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्लियर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला है, जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा निम्न गुण अपरिवर्तित रहता है। तो आप याद कर लीजिए, देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो उसका वेग और तरंग दैर्ध्य तो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। क्लियर। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी बोलो क्लियर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, एक टैंक की तली थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है यदि इसमें द्रव बढ़ाओ, तो ये बच्चों ये होता है अपवर्तन के कारण। किस कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय से ठीक पहले सूर्य के दिखाई देने का कारण है, तो ये भी है अपवर्तन। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य क्या होगा, सही बताना है, सभी माध्यम में प्रकाश का वेग नियत रहता ना, सभी में बराबर नहीं होता, गलत बात है। तो ये सत्य पूछ रहे हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बिल्कुल सही बात है। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, और कितना होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये सही बात है, बाकी सारे गलत रहेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं, टिंकलिंग टिंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बोलो क्लियर है। ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश, तो देखो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होती है, पहली शर्त होती है प्रकाश जाना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन से कहा जाना चाहिए विरल में, और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव सघन, वायु से कांच तो विरल से सघन हो जाएगा, निर्वात से वायु, निर्वात वायु लगभग सेम होता है, वायु से पानी, पानी से वायु, पानी सघन और वायु निर्वात, तो पानी से वायु में जब जाए, ऑप्शन इसका डी सही रहेगा। और यहाँ पे जो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध होता है 1/sin θc, जहाँ n सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है और θc क्रांतिक कोण होता है, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बोला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है यदि नेत्रिका की फोकस दूरी होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब इसकी आवर्धन क्षमता अधिक रहेगी। इसका फॉर्मूला होता है ना, m बराबर v नोट आवर्धन माइनस v नोट बाई यू नोट इंटू में 1 डी बाई एफ होता है, और ये एफ ही जितना कम होगा उतना ही ये मान ज्यादा होगा, डी बाई एफ, तो इसमें जुड़ा तो ज्यादा। ठीक है, तो एफ ही का मान कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी, वह एक मिनट कहाँ गया, ऊपर मत जा भाई। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र है जो वस्तु के प्रतिबिंब को, मतलब आंख पे बना कोण बढ़ा देगा, वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण को बढ़ा देता है। ठीक है, वस्तु को नहीं, वस्तु के प्रतिबिंब को, वस्तु पर जो कोण बन रहा है ना, दर से कोण को बढ़ा देता है एक तरह से, तो ये ऑप्शन 20 का सही रहेगा। उसके बाद बोलते हैं क्या, उसके बाद क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक द्वारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब, संयुक्त का जो अभिदर्शक इधर होता है, इधर क्या होता है आपका अभिनेत्र होता है ऐसा, तो इसका प्रतिबिंब ऐसा क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और बिंब से बड़ा होगा, उल्टा वास्तविक बिंब से बड़ा, वास्तविक आवाज तो हो नहीं सकता, वास्तविक होगा, वास्तविक तथा बड़ा।
बहुत छोटा नहीं, वास्तविक तथा बड़ा बनता है। ये थोड़ा मैग्नीफाई करता है, वास्तविक तथा बड़ा, वास्तविक तथा बड़ा रहेगा। बोलो क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है, एक मिनट रुकना। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 16 क्या बोला है, यदि दूरदर्शी को उलटकर अभिदर्शी की ओर से देखा जाता है तो इसमें होगा वस्तु छोटी दिखाई देगी, वस्तु बहुत छोटी दिखाई देती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रखा है यहाँ पे, किसी दूरदर्शी के अभिदर्शक व नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 100 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर, अभिदर्शक की 100, अभिनेत्र की 5 है। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। अंतिम प्रतिबिंब बनता है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अधिकतम बन रहा है, तो इसका अधिकतम आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है दूरदर्शी का एफ नोट बटे में एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ई बाई डी होता है, जहां डी होती है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। एफ नोट यहाँ पे क्या दे रखा है 100 बटे 5, 1 प्लस एफ ई, अभिनेत्र की कितनी है 5 बटे में 25 आएगा, 5 में 25 1 बटा 5 होगा, 100 बटा 5 20 होगा, तो 20 इंटू में अपन करेंगे लघुत्तम लेके आप करो तो ये आएगा 1 बटा 5 यानी 6 बटा 5 होगा, 5 चौका 20, तो ये आएगा 6 चौका 24, तो इसका आंसर होगा 24। ये फॉर्मूला होता है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो दूरदर्शी का आवर्धन अधिकतम होता है, उसका मान होता है ये एफ नॉट बाई एफ ही, माइनस लगा दो, माइनस परिमाण की बात करें तो सी प्लस में ले लिया अपन, ये माइनस एफ नॉट बाई एफ इंटू 1 प्लस एफ बाई डी। और अंतिम प्रतिबिंब अगर अनंत पे बने या इसको समांतर किरणों के लिए समायोजित किया गया है तो उस टाइम जो आवर्धन होता है वो होता है एफ नॉट बाई एफ ही, और उस टाइम दूरदर्शी नली की लंबाई होती है एफ नॉट प्लस एफ ही होती है, और इसमें नली की लंबाई होगी एफ नॉट प्लस यू ई होती है। तो आप देखना नोट्स के अंदर मैंने जो बातें बोली है, जो सीधा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा 24 रहेगा। ये फॉर्मूले से आप इसको नोट कर सकते हो आराम से। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन 18 क्या बोला है, एक तरासा हुआ हीरा अधिक चमकता इसका कारण, तो बच्चों हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, उच्च अपवर्तनांक, इसका कारण होता है उच्च अपवर्तनांक, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उच्च अपवर्तनांक। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थान क्या बोला है देखिए, परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग तरंगदैर्ध्य एवं आवर्ती तो नियत रहती है। परावर्तन के अंदर देखो वेग क्योंकि माध्यम चेंज होता नहीं, परावर्तन जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम प्रकाश वापस जाएगा, तो ना वेग चेंज होगा ना तरंगदैर्ध्य चेंज होगी, क्योंकि वेग और तरंगदैर्ध्य चेंज होते हैं माध्यम चेंज होने पर, और आवर्ती भी चेंज नहीं होती। आवर्ती निर्भर करती है स्रोत पर, किस पर निर्भर करती है, आवर्ती माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, आवर्ती स्रोत पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे परंतु ये तीनों, परंतु तीव्रता थोड़ी बहुत, तो इसमें आंसर तीव्रता घटती है, क्या होती है, इसका आंसर लिखेंगे अपन तीव्रता घटती है। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, यदि प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ये अपने आपतित पथ पर वापस लौट जाती है अभिलंबवत। किसी सतह पर अगर अभिलंबवत आपतित हो रही है, क्या हो रही है, अभिलंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद ये अपने वापस आपतित पथ पर वापस लौट जाती है। बोलो ये वाला केस बन गया ये वाला दर्पण मान लो, अगर आपतित किरण ऐसे आ रही है लंबवत, तो जैसे आएगी वैसे वापस चली जाएगी, तो अभिलंबवत आपतित होती है। तो आगे क्वेश्चन बोला हूं यहाँ पे, एक समतल दर्पण क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के झुकाव पर स्थित है। यदि एक ऊर्ध्वाधर प्रकाश किरण दर्पण से टकराती हो तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समतल दर्पण है, तो मान लेते समतल दर्पण ये क्षैतिज के साथ, तो मानते ये क्षैतिज मान लो, और ये मान लीजिए आप समतल दर्पण। ठीक है, ये क्षैतिज का कितना कोण बना रहा है, ये कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, बात क्लियर है। फिर बोल रहा है यदि एक ऊर्ध्वाधर प्रकाश किरण, मान लो ये ऊर्ध्वाधर प्रकाश किरण है यहाँ टकराई दर्पण के ऊपर, ठीक है, तो दर्पण एवं परावर्तन, तो इसको आप आगे बढ़ा लो, ऐसे डैश डैश आगे बढ़ा लो, ये 30 ये 90 होगा, ये कोण कितना होगा 90, ये कितना आएगा 60 डिग्री। अब देखो यहाँ आप परावर्तन, तो यहाँ क्या बनाओगे आप अभिलंब बना लोगे अभिलंब। ये कोण कितना है 60 डिग्री, तो ये 60 है, तो ये कितना आएगा, ये 30 आएगा 90 पे, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये मान लो परावर्तित किरण, तो ये भी कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा।
तो ये कितना आएगा 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। तो ये आंसर रहेगा इसका 60 डिग्री। थोड़ा डायग्राम मैंने गंदा कर दिया लेकिन आपको समझा दिया मैंने। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। आगे जाओ क्वेश्चन नंबर 22। ये दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u रहेगा। सवाल नंबर 23 क्या बोला है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का कहलाता है अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लाइट का बैंड होना ही, प्रकाश का मुड़ना ही अपवर्तन अपने मूल पथ से। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर। तो यह आपका होगा अपवर्तन। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो माध्यम में प्रकाश की चाल निर्धारित करता है। यह एक अदिश राशि है। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अपवर्तनांक एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, n बराबर c/v। निर्वात में प्रकाश के वेग, माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपन बोलते हैं अपवर्तनांक। उसके बाद ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक घटता है। ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से, अभी बताया था मैंने आपको, दूर हट जाएगी। विरल सघन से विरल में जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी, और विरल से सघन में आएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। उसके बाद डैश डैश के कारण हीरा चमकता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लियर। आगे आ जाओ 28 क्वेश्चन नंबर 28। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का अनुपात HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई का अनुपात बच्चों कहलाता है आवर्धन। क्या कहलाता है, आवर्धन। ठीक है। और आवर्धन धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है हमेशा, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। और आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आवर्धन। आगे छोटे क्वेश्चन आगे चलो ये देख लेते हैं। मोटर वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए चालक किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये होता है उत्तल दर्पण। पार्श्वदर्शी पीछे का दर्शन देखने उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 बोला है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताओ। तो उत्तल दर्पण की त्रिज्या, मतलब कोई भी दर्पण F बराबर R/2 होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन 31। लेंस की शक्ति और फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो शक्ति P बराबर 1/f होता है। ठीक है। फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वही शक्ति है, P बराबर 1/f, और शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। ऐसा ही मात्रक डायोप्टर। उत्तल लेंस की समता शक्ति धनात्मक होती है और अवतल लेंस की समता ऋणात्मक होती है। उसके बाद क्वेश्चन 32। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान बताओ। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद बोल रहा है किसी दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लिखो। दर्पण के लिए आवर्धन होता है m बराबर -v/u, जहां v प्रतिबिंब दूरी और u होती है बिंब दूरी। ठीक है। उसके बाद बड़े क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है। तो ये तो आपके चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस थे। बड़े क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है। आगे करेंगे चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।